हेलो दोस्तों, ज़िंदगी की नई शुरुआत राजीव के साथ आपका स्वागत है। सौम्या की मन की बात। आज मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ जो पिछले 5 सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है और आज हम इसके बारे में जानेंगे और इससे बहुत सारे सवाल मैंने सोचे हैं करने के लिए, जिससे हम दूसरों को कुछ मैसेज दे सकें। तो हेलो सौम्या। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। तो मेरे कुछ सवाल हैं सौम्या से, ताकि मेरे बहुत सारे और भी दूसरे स्टूडेंट हैं जो मुझे सुनते हैं और मुझसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं भी बहुत सीख के ही दूसरों को सिखाया है। तो मेरा पहला सवाल ये आता है आपके लिए कि आप खुद के बारे में थोड़ा बताइए ताकि दूसरों को कुछ सीखने का मौका मिल सके। तो सर मेरा नाम सौम्य रंजन बेहरा है। मैं उड़ीसा का निवासी हूँ, किंतु मैं बॉर्न एंड बॉट अप यहाँ सिलवासा दादरा नगर हवेली में हुआ। और अभी मैं प्रेजेंटली आईआईटी मद्रास का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग डिज़ाइन ब्रांच का। रिसेंटली मैं चेन्नई में रहता हूँ। अभी छुट्टियाँ हुई हैं तो मैं यहाँ पे हूँ। तो मेरे से मिलने आए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी जो स्कूलिंग हुई वो कहाँ से हुई है? तो शुरुआत में 5th स्टैंडर्ड तक मैंने होली चाइल्ड स्कूल से स्टडी किया। उसके बाद मैंने नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसको क्लियर भी किया। और उसके बाद मैं 1 ईयर JNV सिलवासा में रहा। बट ड्यू टू सम उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं आया वहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद मैं सेंट जॉर्ज इंग्लिश स्कूल में 2 साल, बिल्कुल डोकमडी में 2 साल रहा। उसके बाद फिर मैंने फिर से स्कूलिंग चेंज किया और उसके बाद मैं 9th से लेके 12th तक BAPS सौम्यनारायण विद्या मंदिर में मैंने अपना स्कूलिंग किया। ओके। तो मिला जुला कर ठीक रहा आपका। 9th के बाद, 9th के पहले तक थोड़ा स्ट्रगल भरा रहा। बिल्कुल 9th से पहले तक मैं नॉट वेरी बिग स्कूल बट गुड स्कूल में था। उसके बाद 9th के बाद मुझे BAPS सौम्यनारायण संस्था से जुड़ने का मौका मिला, जो कि एक बहुत ही एक्सलेंट स्कूल है। तो उससे मैंने अपना स्कूलिंग किया। अगला सवाल आपके पास में है कि क्या आपको लगता था कि आप IIT तक पहुंच पाएंगे? वन थिंग जो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी JEE एस्पिरेंट या कोई भी नीट एस्पिरेंट जो कि किसी बड़े कॉलेज जैसे IIT हो गया या मेडिकल कॉलेजेस हो गए, उनमें जो भी जाना चाहता है, फर्स्ट थिंग जो उसके माइंड में होना चाहिए विजुअलाइजेशन। दैट इज़ कि उसे जब वो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये महसूस होना चाहिए कि ही इज़ एन IITian, क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहा है इन वर्ल्ड के 2nd टफेस्ट 3rd टफेस्ट एग्ज़ाम के लिए। और तो उसके लिए उसका माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो माइंड में अगर उसके है कि नहीं, मैं एज अ IITian प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं श्योरली IITian बन सकता हूँ, इफ़ माइंड में ही उसके वो विजुअलाइजेशन, वो पिक्चर क्लियर नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, आपका वो विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इवन फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन JEE, मेरे को माइंड में था और मैं हमेशा विजुअलाइज करता था जब भी मैं स्टडी करता था कि आई एम एन IITian। मैं IITian सोच के ही अपने आप को प्रिपरेशन करता था। तो मैं हमेशा अपने आप को एज एन IITian ही देखता हूँ और देखता आया हूँ, और आज मैं खुद IITian हूँ। तो काफ़ी देखा आपने, और यही बातें मैं दूसरे स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ कि कभी भी अगर आप JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका मकसद एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे IIT चाहिए और कौन सा IIT चाहिए, कहाँ जाना है, मतलब पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। बिल्कुल। एक बात बताइए कि ये इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? जब मैं 8th में था, आई वॉज लाइक प्रिटी गुड। मैं सभी सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा कर पाता था। इवन बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, मेरे को ऐसा सच कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। बट बिकॉज मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों को, कुछ भाइयों को मैंने देखा था IIT प्रिपरेशन करते हुए, और कुछ लोगों ने उनमें क्लियर भी किया, तो उनसे मुझे एज एन इंस्पिरेशन मिला कि इंजीनियरिंग
मुझे एज अ प्रोफेशन अच्छा लगने लगा जब मैं उसके बारे में पढ़ता था और इनको देखता था, क्योंकि ये हमेशा जब इनकी टेक्निकल बातें सच मुझे समझ में तो उस एज में नहीं आया करती थी, बट मुझे अच्छा लगता था सुनने में कि ये जो बातें कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टच हुआ करता था मुझे। आई डोंट नो कैसे, बट टचिंग था। तो उसके बाद जब मैं 10th में आया तो मुझे ऑब्वियसली चूज़ करना था कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या मेडिकल फील्ड में। तो मुझे इंजीनियरिंग मोस्ट अप्रोचेबल लगा, क्योंकि मेरा जो अप्रोच था आफ्टर 8th या फिर बचपन से ही कह लीजिए, तो आफ्टर 6th मेरे को इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन था, या फिर मैथ्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, क्योंकि मुझे मैथ्स काफ़ी एज अ फेवरेट सब्जेक्ट था। हाँ। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग को एज अ प्रोफेशन चूज़ करने का डिसाइड किया। देन आफ्टर प्रिपरेशंस तो उसी लाइन में मेरा रहा। मेरा अगला सवाल है सौम्या, जेई प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे मैंने बताया, थिंकिंग प्रोसेस 6 से था, बट प्रॉपर प्रिपरेशन की अगर बात करें तो वो मेरा स्टार्ट हुआ जब मुझे टैलेंट टेक्स एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज हुआ, जो कि स्कूल में हमारा पैम्पलेट आया था टैलेंट टेक्स एग्ज़ाम के बारे में, जो कि गोपीनाथ क्लासेस कंडक्ट कर रही थी। जो जीसैट, अभी उसका नाम जीसैट है। जी बिल्कुल। हाँ, तो गोपीनाथ साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। जी बिल्कुल। हाँ। तो उस एग्ज़ाम के बारे में मुझे जब पता लगा स्कूल से, आप बिल्कुल आप ही उस दिन आए थे, आपको याद होगा नहीं याद याद है मुझे, तो याद है अच्छे से। हाँ, तो आप उस दिन आए थे हमारे स्कूल में और आपने काफ़ी ज़्यादा हमको डायरेक्शन प्रोवाइड किया कि कैसे आगे अप्रोच होता है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड में किसी स्टूडेंट का, कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कैसे उसका प्रिपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 9th करना पड़ता है। तो मैंने कोशिश किया था कि मैं मोटिवेशन अच्छे तरीके से दे सकूं, जी बिल्कुल, जिससे फाउंडेशन कोर्स के लिए बहुत सारे बच्चे आए, ताकि क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली क्या होता है कि जीसेट के एग्जाम को स्कूल में बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मतलब मुझे स्कॉलरशिप मिलने वाला है। जी, किंतु मेरी बात अगर मैं करूं तो मैंने उसको काफ़ी सीरियसली लिया था। अच्छा। क्योंकि वन थिंग इज़, उस टाइम पे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वीक था, और मैंने अपने भैया को देखा था बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते हुए इस कोचिंग के लाइन में। उन्होंने काफ़ी स्पेंड किया था अमाउंट अपने जेई प्रिपरेशन के लिए, बट क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप था, 4 ईयर स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा था, तो मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि मैं फ्री में अगर कर सकता हूँ, इससे बड़ा मौका नहीं मिल पाएगा। हाथ से जाने ना दे। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैंने उसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और फिर मैं उसके लिए प्रिपरेशन करने लगा, और मैंने एग्जाम अपेयर किया, और लकीली भगवान की फर्स्ट कर गए, पूरे दादरा नगर हवेली में टॉप किया आपने। जी बिल्कुल। जितने भी स्कूल थे 2021 स्कूल के स्टूडेंट इसको पार्टिसिपेट किए थे जी, जिसमें तुमने टॉप किया था, और 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम 9th 10th 11th 12th लेके गए थे 100% स्कॉलरशिप के साथ। जी बिल्कुल। वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लाइफ का, एक काफ़ी प्राउड मोमेंट था, क्योंकि वो मेरा पहला। मैं भी बहुत खुश था। बिल्कुल। मैंने, आप जिस दिन आए थे मुझे इनविटेशन लेटर देने के लिए, मैंने आपको अपने घर पे बुलाया था। बिल्कुल, आप जा रहे थे, बट मैंने आपको घर पे बुलाया क्योंकि मैं उस दिन इतना खुश था, क्योंकि दिस इज माय। एक्चुअली मैंने भी उस दिन सोचा था कि मतलब ये बच्चा इतना, एक्चुअली तुम 9th में थे उस समय, तुम बहुत छोटे रहे होगे। जी बिल्कुल। तो उस समय तुम जब मुझे अप्रोच कर रहे थे कि नहीं सर प्लीज चलिए, घर पे चलिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, तुम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हो, एक मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि उनका क्या बिलीव होगा, हाँ, क्या रिएक्शन होगा। बिल्कुल, मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स आपसे मिले, और वो ये न्यूज़ जो है शायद मैं बोलता तो उतना बिलीव नहीं करते, उतना खुश नहीं होते, प्राउड फील नहीं कर पाते। मेन थिंग ये है। और आपने जब उनसे बोला तो उनके जो रोशनी मैंने देखा, काफ़ी खुश हुए पेरेंट्स, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट ऐसा था। उसके बाद जब मेरे को 4 ईयर क्लासरूम में फाउंडेशन में एंट्री मिला विथ 100% स्कॉलरशिप, तुम बहुत खुश थे। या बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा एक फाउंडेशन उन्होंने बिल्ड किया, उस कोर्स ने हमारे लिए बिल्ड किया, या बिल्कुल। तो वैसे मेरा जेई का प्रिपरेशन जो है स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या फाउंडेशन में आना ज़रूरी है? देखिए, फाउंडेशन, कुछ स्टूडेंट तो जैसे ऐसा बोलते हैं कि 6 क्लास से फाउंडेशन करो, 7 से फाउंडेशन करो, 8 से, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप 9th क्लास से फाउंडेशन स्टार्ट कीजिए अगर फाउंडेशन में आना है। तो मेरा सवाल ये है, क्या फाउंडेशन में आना ज़रूरी है? क्या 11th 12th के बच्चे सफ़र करते हैं फाउंडेशन में नहीं आ करके? जी बिल्कुल। एज अ सफ़र मैं चाहूँगा आपको ये बताना कि अपार्ट फ्रॉम जेई भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे नेशनल लेवल पे, KVPI, NTSC, ये सब जो एग्ज़ाम्स PRMO है, आपने खुद क्वालिफाई किया था। बिल्कुल।
तो ये सारी जो एग्ज़ाम्स हैं ये आप 11th में आने के बाद आपका जो लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता है, आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, साथ ही में आपको जेई जैसे इतना टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, उसके साथ अगर आपको ये सब प्रिपरेशन करने बोलें तो आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाएगा। फाउंडेशन में आने का जो 4 ईयर प्रोग्राम है, जैसे आपने बोला कि कुछ पेरेंट्स 6 से आने की उसका जो स्ट्रेस रखते हैं, आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा नेसेसिटी है, क्योंकि 6, 7, 8 ये आपको बेस बिल्डिंग करता है, जिसके लिए आपका एनसीईआरटी काफ़ी है। आप एनसीईआरटी पढ़ें, उसको कम्प्लीटली कैसे चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट, उसको कैसे असिमुलेट करें, कैसे चीज़ों को समझें, उस क्वालिटी को आपको 6, 7, 8 के अंदर डेवलप करना है। 8 तक आपका कहने का मतलब है कि अपना फाउंडेशन, अपना बेसिक कम से कम स्ट्रॉन्ग कर ले। आपको एज अ स्टूडेंट ये समझना है कि बेसिक्स के अंदर आपको ये सीखना है, ये जो क्वालिटी ये सीखना है कि आप कैसे चीज़ों को रीड करके खुद समझने की कोशिश करें विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। ये 6, 7, 8 के अंदर ये क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। उसके बाद जब आप फाउंडेशन में आते हैं 9th के अंदर, तो आपका सबसे मेन बेनिफिट क्या है फाउंडेशन का, कि आप 9th में आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप एनसीईआरटी का कोर्सेज कर रहे हैं, उसके साथ आप उन्हीं टॉपिक्स को आगे लेके चल रहे हैं जो कि 11th 12th लेवल पे है, जो कि एज अ ग्रेजुअल लेके चल रहे हैं। ऐसा कोई आपको सडनली कोई टफ चीज़ नहीं पढ़ाई जाती एज अ ग्रेजुअल, क्योंकि आप जानते हैं 9th का जो इंटर कोरिलेशन है वो 11th के साथ है और 10th का जो है वो 12th के साथ है। हाँ। तो अगर 9th में आपको 11th के कुछ इंसाइट्स दे दिए जाएं कि ये टॉपिक को अगर आगे और पढ़ा जाए तो इसमें ये चीज़ें आएंगी। हाँ। तो स्टूडेंट को एज अ जब वो 11th में आता है, क्योंकि उस जब 10th से 11th में आता है तो काफ़ी बर्डनसम होता है जो पूरा सिलेबस है, क्योंकि 10th तक हमारा जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस है उसके अंदर एक ही बुक रहता है साइंस का, और उसी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है, ज़्यादा बर्डन नहीं होता, 4-4, 5-5 चैप्टर्स होते हैं। बट सडनली जब आप 11th में आते हैं तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग बुक्स सेपरेट कर दिए जाते हैं। हर बुक का अगेन देन 2 बुक्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जो कि एक काफ़ी, और एक सब्जेक्ट के अंदर 11 चैप्टर्स 12 चैप्टर्स होते हैं। इन टोटल आप देखेंगे तो 11th के अंदर ही आपके 36-37 चैप्टर्स आ जाते हैं। तो उसके साथ कोप करना, आप सडनली जो चेंज कर रहे हैं, एक 4-5 चैप्टर्स पढ़ने वाला बच्चा अगर सडनली 24 चैप्टर्स पढ़ के उसको समझ के एग्जाम में अपीयर करना चाह रहा है तो स्ट्रेस तो होगा। स्ट्रेस काफ़ी, तो ये स्ट्रेस को जो है नॉर्मलाइज करता है हमारा फाउंडेशन कोर्स। एक्चुअली मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन स्टडी को ईजी बना रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, क्योंकि फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, और नॉर्मली जो 11th 12th में फाउंडेशन में आते हैं 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में जी, इन दोनों में डिफरेंस मैंने ये देखा है कि जो हमारे पास 9th क्लास से फाउंडेशन में 11th में आ रहा है जी, उसके कॉन्फिडेंस कुछ अलग होते हैं जी बिल्कुल। और जो स्पेशली हमारे पास 11th में आ रहा है उसको 11th समझने में 6 to 8 मंथ लग रहा है जी। तो ये क्या रीजन है, मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो मैंने रीजन, इसका मेन रीजन यही है कि जो चेंज हो रहा है आपके वर्कलोड पे, अगेन जब 12 चैप्टर से आप 36 चैप्टर्स पे जंप कर रहे हैं सडनली, तो जैसे तो वो एक चेंज इन वर्कलोड, इसको जैसे 11 में जाते जाते 48 चैप्टर्स हो बिल्कुल जाते हैं। तो इसको समझने में स्टूडेंट को इसके साथ कोप अप करने में 4 to 6 मंथ्स में बोलूँगा कि लग जाता है, जब उस वर्कलोड को एज अ प्रैक्टिस लेने में, एज अ सेकंड नेचर ऐसा भी बोल सकते हैं कि पूरा साल भी निकल जाता है बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट को वो डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट कितना जल्दी कोप अप कर पा रहा है। अगर वही चीज़ वो 9th से उसके पास इंसाइट्स है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चैप्टर्स आप ऑलरेडी 9th के साथ कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं, तो वो चैप्टर के आपके बर्डन कम हो गए, और आपने उसको और डीप में 12th में आपको जब वो बाकी स्टूडेंट्स उस पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपके पास वो टाइम एक्सेस मिल जाता है प्रिपरेशन का, और जेई का जैसे टफ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का ये सबसे बेस्ट आई से मंत्र है कि आप इस फाउंडेशन कोर्सेज 9th से शुरू कीजिए। जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के अंदर कि 9th 10th में बोर्ड्स पे असर हो जाएगा, उनका रिजल्ट कम हो जाएगा, ऐसा कोई मिसकंसेप्शन रखना नहीं है। जो भी आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं वो बेसिकली आपका जो है 9th 10th का सिलेबस ही होता है, कोई बाहर से कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड में वो और बेटर बिल्कुल और बेटर आप स्कोर करेंगे, क्योंकि आपके कलीग्स से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक का। तो इवन अभी जो हमारे इंडियन स्टडी पैटर्न है उसमें मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि कितना ज़्यादा मगअप कर सके, कितना ज़्यादा रट्टा मार सके, मैं बोलूँगा तो वो मैं बोलूँगा कि जब हम आईआईटी में एज एन आईआईटीएन स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा कि वो एज अ ट्रेडिशन ख़त्म हो जाता है जब आप आईआईटी में जाते हो। तो आपको वो
आपको 11th-12th मैं एज अ एजुकेशन ऐसा समझता हूँ कि जो 11th-12th है, मतलब आपको ये जो आगे के जितने स्टडीज़ है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए है। जो जेई का एग्जाम लिया जाता जैसे है 8th है 11th 12th के लिए, हाँ, 9th बिल्कुल। 10th 11th 12th का बेसिक, ठीक उसी तरीके से आगे के स्टडी के लिए 11th 12th हमारा बेसिक है। तो उसको लेके उसको कितना ज़्यादा आप समझ सकते हो। मगअप करना स्कोर करने के लिए इजी है, बट आपको लाइफ में वो हेल्प नहीं करेगा। आगे चल के आप खुद आईआईटी में स्ट्रगल करेंगे या फिर जिस भी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं। अच्छा सौम्या, मेरा एक सवाल ये है कि एक तो फाउंडेशन स्टूडेंट हो गया, ठीक है, कि चलो भाई 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लेकर के स्टडी कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास 11th में आकर के जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं। तो मैंने जैसा उनको एडवाइस किया कि देखो, मैंने या मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे भी बताया कि मुझे सजेस्ट किया कि आप बच्चों को ये एडवाइस करिए कि आप जब 11th में होते हैं और 11th में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 9th 10th एक बार देखना चाहिए। जी बिल्कुल। कितने हद तक ये सही है? ये बिल्कुल बहुत हद तक सही है, क्योंकि देखिए 11th में अगेन कहूँगा कि 9th से कोरिलेटेड है। अगर आपके 9th के कॉन्सेप्ट्स वीक है तो 11th में जस्ट उसको ब्रश अप करके वो आगे चला जाता है, आगे कॉन्सेप्ट्स बताने लगता है। तो अगर आपके 9th के कॉन्सेप्ट्स वीक है तो आपको निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम पड़ेगा, बार 11th में फंसेंगे आप बार, क्योंकि आपके जो बेस है 9th वो आपने वीक कर लिया है, वो आपने बराबर से बढ़िया तरीके से नहीं किया है, स्किप किया है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो वैसा तो अगेन अगर ऐसा कोई स्टूडेंट फील कर रहा है तो इसमें कोई झिझक की बात नहीं है कि उसे अगेन 9th में 9th पढ़ना चाहिए। बुक्स हैं, ऑलवेज नॉलेजेबल है। इवन आज भी मैं कहूँगा कि मैं अभी भी आईआईटी में हूँ, ऐसा आईआईटीएन में अभी भी 11th के बुक्स लेके अपने पास रखा हूँ, क्योंकि बहुत सेम कॉन्सेप्ट्स आप कहीं भी जाइए, आईआईटी में जाइए, एनआईटीज में जाइए, किसी भी बड़े कॉलेज में, इवन एमआईटीज में जाइए, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं। बेसिकली जो टॉपिक्स है स्टूडेंट लोग बहुत सारे, तुम्हारा भी होगा मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मुंह से मैंने कभी सुना नहीं, या तुम्हारे साथ वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे पास में, जो फाउंडेशन स्टूडेंट्स थे, उनके मुंह से सुना नहीं 11th के स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता स्टडी करने का। ये मतलब मुझे समझ नहीं आता, क्या ऐसा है? और है तो क्या सबके लिए ऐसा है या फिर सिर्फ कुछ लोगों के लिए ऐसा है? देखिए टाइम ये मेन थिंग है, यूटिलाइजेशन। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को, जैसे मान लीजिए अभी आपने कहा कि भाई 9th भी आप थोड़ा देख लो, थोड़ा 10th भी देख लो, फिर 11th 12th में तुमको अच्छा पकड़ बन सकता है। तो लेकिन 11th को करते हुए 9th 10th देखना कैसे? 11th ही नहीं हो पाता है तो फिर 9th 10th कैसे देखेंगे? देखिए इसमें देखो सबके पास जो है 24 आवर्स ऑफ द डे है, बट यूटिलाइजेशन इज द मेन थिंग। आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपने टाइम को, कितना ज्यादा आप वो तो आपको सेट करना पड़ेगा। आपको अगर कहीं भी वीक फील हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली पुराने चीजों पे जाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम किसी के लिए ज्यादा हो नहीं सकता है, आपकी चाहे कितना भी रिच हो, आपके लिए टाइम आप नहीं खरीद सकते। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने शेड्यूल से। देखिए टाइम बहुत ज्यादा होता है हर किसी के पास, तो उस टाइम ऐसा कभी इशू नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 11th का कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर आप रेगुलर हैं, चीज़ों में रेगुलर रहेंगे तो आपका टाइम का हमेशा आपके पास एम्पल अमाउंट रहेगा। एक प्लान होना चाहिए बेसिकली सफिशिएंट टाइम आपके पास रहेगा, तो नो डाउट वो कर लेंगे बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? अभी क्या आपके हिसाब से स्टडी का पैटर्न कैसा होना चाहिए? देखिए स्टडी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे स्टूडेंट्स के लाइफ का, कि भाई स्टडी तो करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे स्टडी करने वाले को देखा है बट रिजल्ट नहीं आता है। तो एक पैटर्न फॉलो करें अगर स्टूडेंट, तो मतलब क्या है इसमें, आप क्या बता सकते हैं? स्टडी पैटर्न पे मैं ये कहूँगा कि इस पे देखिए हर स्टूडेंट इसके अंदर थोड़ा फंसता है। इसी में मेंटर का जो है रोल बहुत बड़ा हो जाता है। टीचर और मेंटर में यही डिफरेंस है। टीचर पढ़ाएंगे पर मेंटर आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, दैट इज अ वर्क ऑफ अ टीचर। कैसे पढ़ना है इज अ वर्क ऑफ अ मेंटर। ऐसा मैंने सुना है कि आप मेंटरिंग कर रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, मैं और अभी हम दोनों भी सेम ही काम कर रहे हैं। मैं भी 11th का मेंटर हूँ जी, और आप भी अभी 12th के मेंटर हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी 12th में मेंटरिंग कर रहा हूँ जेई प्रिपरेशन के लिए। अवंती जो नवोदय में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड। और उन स्टूडेंट को मैं अपनी जो एक्सपीरियंसेस है, अपनी जो मिस्टेक्स हैं, उनको शेयर कर रहा हूँ ताकि वो मिस्टेक्स ना करें। मुझे भी बहुत मदद मिलेगा। जी बिल्कुल, मुझे भी उसके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके कॉन्सेप्ट्स। सर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जैसे कि आपने कहा कि स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए,
तो इसमें काफ़ी मोटिवेशन स्पीकर्स, इवन आपके भी मैंने जितने वीडियोस देखे हैं, आपने सारे वीडियोस में जो मेन इशू जो आपने एड्रेस किया है स्टूडेंट का, वो है कंटिन्यूटी। स्टूडेंट जो है कंटिन्यूटी लैक करते हैं। इवन बहुत बार मैंने भी एज अ स्टूडेंट कंटिन्यूटी लूज़ किया है, जो कि हमारे स्टडी पैटर्न को इफ़ेक्ट करता है, हमारे रिजल्ट को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर स्टडी पैटर्न की बात करें तो क्लासरूम में जो भी आज के डेट पे, आज के तारीख पे जो भी पढ़ाया गया है, उसे एज अ स्टूडेंट हमें अगेन घर पे जाके उसे रिवाइज करना चाहिए, उसे सेम चीज़ पे रिवाइज करना चाहिए। अगर ये स्टूडेंट नहीं करता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन आई विल से 95% ऑफ द अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, अलग चीज़ें पढ़ते हैं। क्लासेस में कुछ और पढ़ाया गया और घर पे जाके कुछ डिफरेंट चीजें पढ़े, जिससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल, क्लासेस में जो पढ़ाया गया उसके बाद वो जाके आइदर अपना बैकलॉग कंप्लीट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं अपार्ट फ्रॉम डूइंग जो आज पढ़ाया गया है। क्योंकि अगर वो आज नहीं करते हैं तो अगेन जो कल सुबह या जिस टाइम पे क्लास पे जाएंगे उसमें उनको इशू होगा। पहली बात तो उनके प्रीवियस टॉपिक्स क्लियर नहीं है, इसके वजह से उन्हें आज के टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे, आज के टॉपिक्स में डाउट्स नहीं आएंगे, जब डाउट्स नहीं आएंगे तो क्लास में अटेंशन नहीं रहेगा। तो ये सारी इश्यूज़ एक ही पॉइंट से आ रही हैं कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं थी। तो आपको, इवन मैं अपने भी मेंटीज को भी यही बता रहा हूँ कि जो भी आज क्लास में आपने पढ़ा, जो भी टीचर ने पढ़ाया, सबसे फर्स्ट थिंग है कि आपको उस चीज़ को रिवाइज करना है। उस चीज़ का शॉर्ट नोट्स जो आपने उस टॉपिक में से समझा, उस चीज़ का शॉर्ट नोट्स एक पेपर बुक में लिखिए और फिर उस चीज़ के क्वेश्चंस जो टॉपिक आज आपने पढ़े उस चीज़ के जहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिले, डीपीपी हो जाए या फिर आज गूगल में सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जहाँ से भी आपको जो भी सोर्स मिले उस सोर्स से आप प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे टेस्ट पैटर्न बनाइए, छोटे छोटे टेस्ट जो आपने आज का पढ़ा उसका दीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आज मैंने कितना समझा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया आज के दिन में, नेक्स्ट डे सडनली आपको वो डाउट क्लियर करना है और उस डाउट के साथ पाइल अप नहीं रहना है। ये है मेरा स्टडी पैटर्न, मैं जो स्टूडेंट्स को बताता हूँ। इवन आफ्टर कुछ टाइम मुझे भी समझ में आया जो मैंने फॉलो किया। और सेकंड थिंग जो मैं बोला कि नोट्स जो आपने कितना समझा, शॉर्ट नोट्स के बारे में। बिल्कुल, वन थिंग है कि टीचर ने कितना पढ़ाया, टीचर ने अपने अंडरस्टैंडिंग में पढ़ाया। आप टीचर नहीं है तो आप एक अलग ह्यूमन बीइंग है, हर एक स्टूडेंट एक अलग ह्यूमन बीइंग है। क्या सोच है, अपना क्या सोच है, आपका क्या सोच है उस टॉपिक पे, आपने और कुछ अगर कहीं से पढ़ सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। तो जो भी करना है, जितनी भी चीजें मैंने बताई वो उसी दिन करना। 2011 में एक्चुअली एक नवीन करके स्टूडेंट था, अभी गूगल में जॉब कर रहा है, वो 88 रैंक दिया IIT में और IIT मुंबई में उसका हुआ सिलेक्शन। तो उसको भी मैंने ये चीज़ देखा था कि मतलब डाउट्स को स्किप नहीं करता था वो, रात के 11-12 बजे तक भी टीचर्स के साथ बैठा है। मैंने ऐसा देखा है, जैसे तुमने भी बहुत मेहनत की है, नो डाउट डाउट्स क्लियर किया ही है, टीचर्स को पकड़ के रखे हो। तो मैं भी स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टीचर्स के टच में रहिए जी, क्योंकि टीचर्स एज अ नॉलेज के सोर्स हैं। आपको मोस्ट जो अप्रोचेबल सोर्स मिलेगा नॉलेज का वो आपके टीचर्स हैं। टीचर से मिलेगा। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, अपना एक डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो टॉपिक जो आपने गूगल से पूछा उसने बस वही बताया। अगर आप टीचर से पूछते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और बता देंगे या फिर कुछ और टॉपिक्स बता देंगे जो कि उनके फ्लो में है, उनके नॉलेज में है, तो वो फ्लो में बता देंगे जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। बिल्कुल, ये मैंने काफ़ी अपने टीचर्स से भी सीखा है कि ये काफ़ी टीचर्स करते हैं और ये बिल्कुल सही है। और ये जो डाउट क्लियरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है एक स्टूडेंट के स्टडी पैटर्न के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम टेबल्स बनाना और उसे फॉलो करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं फॉलो हो पाता है ड्यू टू सम रीजंस, बट आपको कंटिन्यूटी बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, उसे फॉलो करना है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये गाइड किया है कि टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने भी टाइम टेबल बनाया, आपने भी टाइम टेबल बनाया, किसी स्टूडेंट ने, बट एक शेड्यूल बनाओ। जी बिल्कुल, जो टाइम टेबल से मिलता जुलता है, एक शेड्यूल बनाओ, डेली एक्टिविटी में एक शेड्यूल बनाओ, मतलब ये काम करना है। टाइमिंग चाहे कोई भी हो, जी बिल्कुल, टाइमिंग चाहे कोई, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने एक टाइम बनाया कि भाई 9 to 10 मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, या 11 to 12 मुझे फिजिक्स पढ़ना है, या समथिंग कुछ ऐसा पढ़ना है, बट वो टाइम हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। पता चला 9 to 10 हम कहीं ऐसे जगह पे हैं जहां हम स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन वहां से आने के बाद हम शेड्यूल अगर रखे हैं कि मेरे को आज केमिस्ट्री पढ़ना है, तो हम वो तो पढ़ सकते हैं। तो वो उसी पैटर्न में आता है, तो उससे काफी बेनिफिट भी होता है स्टूडेंट्स को।
तो जो ये आपने जो बात की वो है डेली एक्टिविटी की, आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली एक्टिविटी में आप एक ट्रैक रख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। सेकंड लास्ट थिंग मैं ये कहूँगा कि स्टडी पैटर्न के अंदर एक चीज़ ये भी इन्वॉल्व कीजिए कि आपका एनालिसिस बिफोर स्लीपिंग, आप एक एनालिसिस करेंगे कि आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स का आप एनालिसिस करेंगे कितना सेल्फ एनालिसिस, बिल्कुल बिल्कुल, कितना आपने पढ़ा है आज के दिन और कितना आप नहीं पढ़ पाए, जो आपने प्लान में रखा था आप नहीं पढ़ पाए, अब तक कहाँ पहुंचे, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको सोचनी तो चाहिए। वो जो जैसे आपने एक ऐसा परसेंट बता दिया कि मैंने आज 75% ऑफ दी जो मेरा प्लान था कवर किया, नेक्स्ट डे अगर आप 80% कर पा रहे हो आपका डेवलपमेंट हुआ। तो ये छोटे छोटे डेवलपमेंट्स जो है आपको उसमें सफलता की तरफ बिल्कुल आपको उसमें अपना एज अ सक्सेस पाना है। ये छोटे सक्सेस अगेन आपको एक बड़े सक्सेस पे लैंड करेंगे। बिल्कुल। चलिए, एक्चुअली क्या है कि मैंने देखा है कि 2 साल पहले जो कोविड आया था, कोरोना आया था, तो नो डाउट सबका नुकसान हुआ है। आप तो जैसे कि जानते हैं आपका भी नुकसान हुआ है। 12th में जब आप स्टैंड कर रहे थे, जब आपका 12th स्टार्ट हुआ था, मे भी ऐसे 12th स्टार्ट हुआ था, तब कोरोना आया था, है ना। तो अभी जो मेरे रिसेंटली जो 11th में स्टूडेंट है या जो मेरे 10th में स्टूडेंट है, जो मेरे 9th में स्टूडेंट है, तो उनको मैं काफी सफर करता देख रहा हूँ। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे स्टूडेंट भी मुझे मिले जिन्होंने कोविड के टाइम में, क्योंकि मेरा इसके पहले का जो मैंने वीडियो बनाया वो कोविड के ऊपर ही बनाया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सुन रहा था कि कोविड में चला गया, 2 साल 1 साल कोविड में चला गया। तो ये कोविड जैसे सिचुएशन में आपने अपनी स्टडी को कैसे मेंटेन रखा? जी देखिए, कोविड जब एज मैं अगर ट्रूथफुल रहूं तो कोविड जब आया तब हम 12th स्टार्टिंग कर रहे थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई गेस, जब मार्च आई गेस, जब हमारा वैकेशन चला था, जस्ट 12th स्टार्ट होने वाला था। 11th के पोर्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट थे और हमारा काफ़ी बढ़िया प्लान था कि हम 12th को लगभग ऐसे सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट कर देते और बहुत बढ़िया रिवीजन प्लान हमारे कोचिंग की तरफ से, टीचर्स की तरफ से हमारे पास था। बट सडनली जब कोविड का ऐसा हिट हुआ और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, बहुत डिप्रेशन में कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में स्टूडेंट्स गए और सब कुछ बहुत मतलब सडनली हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मतलब ऐसा कुछ पहली बार हम अपने लाइफ में। टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेंटली कि भाई तुम टेंशन मत लो, हम हैं। और ऑनलाइन के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिली थी, नो डाउट। मैंने देखा था, हम खुद जाते थे मास्क वास्क लगा करके, पूरा ग्लव्स पहन करके स्टडी मटेरियल घर घर पहुंचाते थे, सैनिटाइजर मार के। जी 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 है ना। तो उस टाइम पे हमारा जो सबसे ज़्यादा वो हुआ, तो टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, टीचर्स ने, मेंटर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपको इस समय को एज एन अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हैं। हाँ। जब आपके क्लासेस थे तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता था, अगेन आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता था, आपको उस टाइम का वेस्ट होता था। बट यहाँ पे कोई अगेन थोड़ा सा आपको अपने को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा ऑफलाइन ऑनलाइन के बीच में। बट अगेन जब आप हैबिचुएटेड हो गए हम उन चीज़ों से, तो हमें एज एन वो अपॉर्चुनिटी लगने लगा कि हमें कम ज़्यादा टाइम मिल रहा है अपने लिए, स्टडी करने के लिए, ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी, जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा था स्कूल जा करके और डिफरेंट जगह जा करके, या तो वो काफी यूटिलाइजेशन हुआ। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा बढ़िया यूटिलाइज किया और कुछ जिन्होंने यूटिलाइज किया उन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट लाया। तो अब अगर आप कोविड का सिचुएशन देखेंगे तो जो मैक्सिमम मार्क्स था वो कोविड बैच में ही आया था। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 टाइप के सिचुएशन थे, 2 टाइप का माइंडसेट रहा। कुछ बच्चों ने ये सोचा कि यार कोविड हो गया, कैसे पढ़ेंगे, कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ माइंडसेट था कि हमारा ये अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं आइजैक न्यूटन की, तो उनका ये था कि जब उन्होंने अपने 70% ऑफ दी रिसर्च किया था, उस टाइम पे भी ऐसे एक कोविड का सिचुएशन था। वो कॉलेज में थे, उन्हें 18 मंथ्स का ब्रेक मिला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था उस टाइम पे। उस 18 मंथ्स में बाकी उनके कलीग्स ने शायद एंजॉय किया होगा, कुछ और किया होगा, बट उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा था आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, इसीलिए आज वो इतने बड़े फिजिसिस्ट है। तो इस चीज़ को हमें एज एन अपॉर्चुनिटी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम मिल रहा है पढ़ने का, और उसको हमने यूटिलाइज भी किया काफ़ी हद तक जितना हम कर सकते थे। तो कोविड जैसे सिचुएशंस अगर मैं नहीं चाहता कि अभी कभी भी आए, लेकिन ऐसे सिचुएशंस अगर दोबारा आते हैं तो उससे आपको कुछ सीखना चाहिए और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मतलब हमारे लिए कुछ एक मौका लेकर के आया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइम हमें मिलता है, उसके अंदर मिला था। और मतलब एक चीज़ है, अगेन वो कंटिन्यूटी अगर आपके में बिल्डअप हो गई है
और धीरे धीरे होगा। ऑब्वियसली आपका अभी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी 21 दिन लगते हैं। तो 21 दिन का अगर आप कंटिन्यूटी शेड्यूल बना के रखते हैं कि नहीं कंटिन्यूटी कुछ भी हो जाए, थोड़ा मेहनत लगता है जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्ट करना। स्टार्ट इज ऑलवेज द डिफिकल्ट पार्ट। फिर अब एक बार आप हैबिचुएटेड हो गए उस चीज़ से, चाहे कोविड आए चाहे कुछ भी आए, आपको उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा सौम्या, एक चीज पूछना चाहते हैं बीच में जी कि अच्छा पेरेंट्स का जब बच्चे स्कूल में होते हैं या फिर कहीं कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, जी जी तो पेरेंट्स का कितना दबाव होता है, कितना प्रेशर होता है, एक स्टूडेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है? मतलब स्कूल की तरफ से एक प्रेशर होता है, जी, जी, जी। एक कोचिंग की तरफ से प्रेशर होता है, एक पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर। क्या ऐसा प्रेशर तुम्हारे ऊपर कभी आया है कि एक नंबर के लिए भी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको कभी डांटा है कि भाई एक नंबर कहा गया ऐसा? जी बिल्कुल। देखो पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा अपने चाइल्ड का अच्छा ही चाहता है, बेस्ट चाहता है, इससे बेस्ट चाहते हैं। कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं कुछ खराब स्थिति पे पहुंचे। वो जो भी दबाव देते हैं ऐसा सिचुएशन, और देखिए उन्होंने जितना अपने पे फेस किया है, जितना उन्होंने पढ़ा है, उन्हें एज अ पेरेंट्स लगता है कि हमारे बच्चे और अच्छा करें, हाँ। तो वो दबाव जो है उसको एज अ मैं हमेशा पॉजिटिव देखता हूँ। बिल्कुल मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा से नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे हमेशा से दबाव रखा है। मैं नहीं कहूँगा कि दबाव नहीं रखा, बिल्कुल फ्री रखा है, दबाव रखा है, इसीलिए मैंने अच्छा किया है। मैंने तो ये देखा है कि तुमने आज तक कभी कुछ जी क्रॉस नहीं किया जी ना। तो मेरे साथ मैंने भी बहुत डांटा है तुमको, जी, नो जी, डाउट, मुझे याद है। जी कभी भी डांटता था तो ऐसे ही स्माइल, जैसे आज कर रहे हो वैसे स्माइल करते थे। और तुम्हारी मम्मी भी आती थी या तुम्हारे पेरेंट्स आते थे हमसे कहने के लिए कि भाई एक नंबर कहाँ गया। जी जी जब 80 मार्क्स का एग्जाम होता 79 मार्क्स आया, 79.5 मार्क्स आया, तो 0.5 मार्क्स कहाँ गया? जी। तो पेरेंट्स का तो जो ये अच्छा है। एटीट्यूड है वो हर पेरेंट्स में मैं चाहता होना हूँ कि चाहिए। वो, क्योंकि वो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके इतना ज़्यादा सपोर्टिव हैं और इतना ज़्यादा वरीड हैं, तो बच्चे में भी रहता है कि बच्चे में भी वो सीरियसनेस आता है कि मेरे पेरेंट्स वरीड हैं। जबकि मेन वरीनेस मेरे को होना चाहिए, मेरे को सीरियस होना चाहिए अपने लाइफ के अंदर। मेरे पेरेंट्स वरी हो रहे हैं, वो कैसे मैं मतलब पेरेंट्स को तो ये बोलना नहीं चाहिए, जी, जी। वो बच्चे के अंदर ही होना चाहिए। जी, वो बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए। अगर ये पेरेंट्स के अंदर एटीट्यूड है तो पेरेंट्स हमेशा से अच्छा चाहते हैं। अगर कोई बच्चे को फील हो रहा है कि नहीं मेरे पेरेंट्स अच्छा नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा से पेरेंट्स अच्छा चाह रहे हैं। अगर वो दबाव दे रहे हैं तो वो एज अ पॉजिटिव अप्रोच स्टूडेंट हमेशा लेना है कि वो हमारे भलाई के लिए चाह रहे हैं। तो अच्छा मेरे माइंड में एक सवाल आता रहता है जी। हमेशा, एक सवाल आता है कि मतलब मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ क्योंकि एज ए छोटा मोटिवेटर लोगों को जो मोटिवेशन दे रहा हूँ वो छोटा मैं अपने आप को समझता हूँ। सर आप काफी बढ़िया कर रहे हैं। नहीं बट क्या है, मैं मेरे माइंड में ऐसा चलता है कि कहीं ना कहीं मतलब आखिर कब कौन सा ऐसा समय होता होगा, क्योंकि सडनली तो कोई किसी क्लास में आकर के डाउनफॉल में नहीं जाता है या वीक नहीं हो जाता है। तो आखिर कौन सा ऐसा समय रहता होगा जहाँ बच्चे एकदम डाउन से स्टार्ट करते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा कैलकुलेट किया है कि भाई आप अगर डाउन से चल रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो 10th क्लास, क्योंकि 11th के बाद ही लोगों को पता लगने लगता है कि मेरा बच्चा डाउन में है, मेरा बच्चा अप में है, मेरा बच्चा ग्रास्पिंग नहीं कर पा रहा है, मेरा बच्चा सीख नहीं पा रहा है। आखिर क्या ऐसा 10th तक तो बहुत अच्छा था, ऐसा लोगों को लगता है। तो क्या लगता है कि मतलब पहले से ही कुछ कुछ थोड़े थोड़े छोड़ते हुए आते हैं, इसकी वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है? जी बिल्कुल। एक फैक्टर यह है कि जो 10th तक एजुकेशन पैटर्न है वो मोस्टली आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, स्कूल के एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। इवन बहुत सारे स्कूल्स में मैंने ये भी देखा है कि क्वेश्चंस टीचर्स मार्क कर देते हैं, ये क्वेश्चंस आना है, बच्चे को जस्ट मगअप करना है और उस चीज़ों को पढ़ना है, रट के आना है, एग्जाम देना है और अच्छे स्कोर आ जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो जब सडनली 11th में आते हैं उन्हें कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में पता चलता है, स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर करते हैं, मॉक टेस्ट में अपीयर करते हैं, उसमें आपका ये जो एटीट्यूड है मगअप करके लिख देना वो तो काम नहीं आएगा। अभी जैसे सपोज आपने जो बताया जी कि 10th तक का जैसे नॉर्मली बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो बोर्ड के तैयारी में बहुत सारे चैप्टर्स कट शॉर्ट किए जाते हैं। जी बिल्कुल। बट 11th में अगर आप कॉम्पिटिटिव में आते हैं तो वो सारे चैप्टर्स जो कट शॉर्ट किए गए चैप्टर्स से, तो उसका कुछ लिंक होता है क्या? जी बिल्कुल। इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम होते होंगे? जी बिल्कुल। एक तो है कि सिलेबस काफी कम है 10th तक का, मतलब 10th तक के सिलेबस में तो काफी कम है, तो उसमें भी टीचर्स कट शॉर्ट कर देते हैं, टीचर्स काफ़ी इजी कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी रिजल्ट चाहिए अपने स्कूल्स के लिए, तो उसके लिए वो कट शॉर्ट करते हैं। बट एज सच वो जो एटीट्यूड है, जो अप्रोच है स्टूडेंट का, वो उस तरीके का बन गया होता है जब तक वो 10th में आता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हो रहे होते हैं।
इवन जब मैं ये भी कहूँगा कि स्टूडेंट्स अभी जब जेई क्लियर किए हैं, आईआईटी में जब वो जाते हैं, तो जब भी हम आईआईटी में देखते हैं तो हर एक स्टूडेंट अपने स्टेट या अपने कॉलेज, अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। जब वो आईआईटी में आता है तो प्रोफेसर का एटीट्यूड और एक टीचर का एटीट्यूड आर डिफरेंट। टीचर आपको समझाएगा, आपको जब तक आपको नहीं समझ में आएगा आपको वो समझाएगा, बट दैट्स नॉट द एटीट्यूड ऑफ द प्रोफेसर। प्रोफेसर चाहेगा मेरा काम है नॉलेज प्रोवाइड करना, आप लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लीजिए, वो अपना हाथ उठा देंगे। तो उस केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स बिखर जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका ये एटीट्यूड था कि टीचर सब स्पून फीडिंग करेंगे, सिखाए मेरे को, टीचर सब, बिल्कुल समझाए। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में बच्चा फंस जाता है। इवन बहुत बढ़िया हमारे क्लास में बच्चे हैं जो कि अपने स्टेट के टॉपर्स हैं, तो काफ़ी नॉलेजेबल है, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं, बट वो उनका जो अप्रोच था वो चेंज हुआ, उसके वजह से वो कप अप नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब 11th-12th के जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीचर्स के नॉलेज के अलावा अपना नॉलेज कितना आप टेक्स्ट को पढ़ के जो लाइन पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने किसी आपकी खुद की सीखी हुई बात है। जी बिल्कुल। जैसे जो समझदार आदमी होता है वो टेक्स्ट बुक के 2 लाइन के बीच का मतलब ढूंढता है, इनमें कनेक्शन क्या है। ठीक है, कोई भी जो 2 लाइन है उनके बीच में क्या कनेक्शन है, इस लाइन के बाद ये लाइन क्यों आया। तो वो कनेक्शंस अगर आप अभी से आपके माइंड में खुद ही क्वेश्चंस 9th-10th से अगर आप बिल्डअप करना शुरू कर दें तो आपको कहीं भी, आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, कभी इशू नहीं आएगा। चाहे आप कॉलेज में रहें, स्टूडेंट रहें, और आप बहुत बढ़िया रिजल्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन आता है, ऐसा लगता है जब कभी भी किसी भी एग्जाम के बारे में मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि जेई के एग्जाम के बारे में, क्योंकि अभी जेई के एग्जाम के डेट शीट आ गए हैं। जी तो जब आपके जेई के एग्जाम के डेट शीट आए थे तो आपका क्या रिएक्शन था? उस टाइम पे मैं कहूँगा जब फर्स्ट अटेम्प्ट का डेट शीट आया था तो काफ़ी अर्ली था। हम चाहते थे कि थोड़ा सा उसके अंदर पोस्टपोनमेंट हो। बिल्कुल, हर एक स्टूडेंट हमेशा से चाहता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, बट इवन मोस्ट ऑफ द माई मेंटीज जो अभी मैं जिनको मेंटर कर रहा हूँ वो भी चाहते थे कि पोस्टपोन हो जाए। बिल्कुल, अभी काफ़ी उनको लग रहा था कि शायद फरवरी में होगा, कुछ डेट्स आए नहीं है, 1 मंथ पहले आना चाहिए था। तो ऐसा जब डेट्स नहीं आए तो उनको भी एक्चुअली मैं भी ये बात सोच रहा था, लेकिन मैं ये बात सोचते मैं ये बात सोचा कि डेट्स तो आने ही थे। जी बिल्कुल। और जब भी डेट्स आने थे तब मुझे ये लगना था या हमारे स्टूडेंट्स को लगना था कि भाई डेट अभी क्यों आया। जी तो यही चीज़ मैं कहना चाहता था कि जब डेट्स आ रहे तो एज अ स्टूडेंट मुझे भी फील होता था कि थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट मिल जाता, थोड़ा सा मैं और कर लेता। और फर्स्ट थिंग जब आपने बोला कि रिएक्शन क्या था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का जब डेट्स आया था तो मैं काफ़ी पैनिक था क्योंकि मेरा कुछ सिलेबस बचा हुआ था। ऑब्वियसली कोविड में थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस बचा हुआ होता है, इवन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी पैनिक कर रहा था। देन अगेन वही टीचर्स और मेंटर्स थे जिन्होंने हमें अगेन काम किया कि नहीं, आपको जेई और जो नीट जैसे जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें आपको वो जो एग्ज़ामिनर है वो ये देखना चाहता है कि आपने जितना पढ़ा है वो कितना अच्छे से पढ़ा है। अगर आपके पास 70% और 75% ऑफ दिस सिलेबस है, आपके दिमाग में आपने पढ़ रखा है, आपने अंडरस्टूड किया है, 75% ऑफ द सिलेबस अगर आपने पढ़ा है फॉर द जेई मीन्स या नीट, तो आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 300 इट विल बी 240, विच इज़ लाइक आपको 99 परसेंटाइल पे लाके स्टैंड कर रहा है करेगा। तो उसके लिए आपको उस 75% पे प्रॉपर होल्ड होना चाहिए। तो पोस्टपोनमेंट का सोचना अभी 100% तो आप करेंगे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए आप जितना कर रहे हैं कम से कम इतना तो करना चाहिए। तो जब भी कोई डेट्स आ रहा है, नॉट फॉर जेई मेंस या नीट के लिए नहीं बोलूँगा, आगे हम जितने भी एग्जाम्स देंगे उसके लिए मैं यही हमेशा अपने आप को ट्राई करता हूँ कि पोस्टपोनमेंट कभी भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने किसी कोर्ट में पढ़ा है कि अगर आपको 7 दिन दिया जाए किसी काम को करने के लिए तो आप 7 दिन में करेंगे, 1 दिन दिया जाए तो 1 दिन में भी कर सकते हैं। वो 7 दिन का काम 1 दिन में भी हो सकता है। 1 दिन में हो सकता है। तो वो पोस्टपोनमेंट कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो आपको उस टॉपिक पे, अगर मैं जेई स्पेसिफिक बात करूँ तो उस टॉपिक पे होल्ड बना के रखना, होल्ड बनाने का ज़्यादा कोशिश करना है, ना कि पोस्टपोनमेंट के वजह से थोड़ा सा पैनिक हो जाए। तो ये चीज़ें स्टूडेंट को शायद अभी फील ना भी हो, तो ऐसा माई वर्ड ले सकते हैं कि आपको पैनिक नहीं होना है। आपको जितना आपके पास सिलेबस है उस पर और होल्ड बनाना है। आपके पास अभी जैसे अभी डेट्स आ गए हैं 24, तो आपको प्रिपरेशन आपके पास अभी 1 मंथ है। जी बिल्कुल। सेशन जनवरी में है और सेकंड सेशन अप्रैल। तो अभी आपके पास 1 मंथ है जो, तो आप प्रिपरेशन को अपना और थोड़ा फासन कीजिए, थोड़ा फर्स्ट सेशन में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा करिए। जी बिल्कुल। आप सेकंड के लिए मत छोड़िए। जी, मेरा हमेशा से जो हमारे टाइम पे 4 अटेम्प्ट्स हुए थे,
तो मेरा हमेशा से यही था कि मैं हर एक अटेम्प्ट में जब मैं दे रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट, दो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मैं चाहता था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से अच्छा सेफ मोड पे रहूँ, अच्छा ताकि मैं जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दूं। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में, क्योंकि सेकंड के बाद सडनली जेई एडवांस आ जाता है, 1 मंथ का टाइम होता है, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये जो 2 अटेम्प्ट के बीच का टाइम है, अगर आप फर्स्ट में सेफ जोन में है, आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया, आप जितना आपका सिलेबस आता था, तो आप बहुत फ्री हो जाएंगे, तो एक जो स्ट्रेस फैक्टर है वो नहीं रहेगा। तो एग्जाम डेट्स को लेकर तो इसके 2 सेशन होते होंगे? जी जी, अभी शिफ्ट तो 2 होता होगा। जी हाँ, सेशन नहीं, शिफ्ट तो 2 होता होगा। जी बिल्कुल, शिफ्ट 2 शिफ्ट में होता है। तो मतलब आपके जब 4 अटेम्प्ट थे तो 4 अटेम्प्ट के 2 शिफ्ट हुए थे? नहीं 4 अटेम्प्ट, हाँ बिल्कुल 2 शिफ्ट हर होता था, हमारा एक शिफ्ट अलॉट हुआ करता था। ओके जी, कहीं भी सेंटर्स पे अलॉट एक शिफ्ट मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होता था। ठीक है। सौम्या, ये एग्जामिनेशन हॉल में जब 3 आवर्स खुद को मतलब कैसे मेंटेन रखना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी डर जाते हैं, या उसके अंदर जाकर के भी डर जाते हैं, या फिर कुछ तो ऐसा होता होगा जी। तो आप किस तरीके से खुद को मेंटेन रखें 3 आवर्स? देखिए, जो ये 3 आवर्स, देखिए आप जितना भी प्रिपरेशन कर ले 2 ईयर्स के अंदर या 4 ईयर्स के अंदर, द क्रूशियल पार्ट इज दिस 3 आवर्स। मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स को देखे हैं जो काफ़ी बढ़िया पढ़ते थे, काफ़ी अच्छे थे, नॉलेजेबल थे, बट एग्ज़ाम का जो फियर है वो उनसे कुछ और ही करा आता था जो वो करना चाहते थे। तो वो एग्ज़ाम फियर बहुत एक क्रूशियल फैक्टर है। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में ये फियर 2 चीज़ करा सकता है, आइदर आपको बहुत बढ़िया कराएगा या फिर आप बहुत ख़राब कराएगा, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप फियर को लेते कैसे हैं। फियर होना ही है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, गॉड तो नहीं है कि आपको फियर नहीं होगा, हर चीज़ में आपको फियर रहेगा, बट आपको फियर को एज यूज़ करना है, हर एक चीज़ को यूज़ करने का जो टेंडेंसी है वो बनाना है। तो जब मैं एग्ज़ाम्स में था तो ऑब्वियसली आप जब पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आपको ये जो पेपर अटैम्प्ट स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है, और ये कहाँ से बिल्डअप होगा? एग्ज़ाम के दिन नहीं बिल्डअप होगा। अगर आप एग्ज़ाम के दिन चाहेंगे कि मैं एग्ज़ाम में डायरेक्ट बैठूंगा, पहले से प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। ये जो मॉक टेस्ट देते हैं हम, जब हम टेस्ट एग्जाम से पहले जितने भी हमने टेस्ट दे रखे होते हैं, ये होता है द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करिए कि एग्जाम में मैं कैसे बैठूंगा, क्या करूँगा, मतलब उस एग्जाम में मेरा माइंडसेट कैसे होगा। जब आप इवन आप जब रिवीजन करते हैं तो अपने आप को एग्जाम सिचुएशन में पाइए। ऐसा नहीं कि मैं आराम से फ्री में बैठ के रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस बना रहा हूँ, मतलब अपने मनमौजी चल रहा है, वैसा नहीं करना है। आपको अपने आप को एज एन एग्जाम सिचुएशन में पाना है कि नहीं मैं अभी भी एग्जाम में बैठा हूँ। अगर आप एग्जाम सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉक टेस्ट दीजिए या फिर रिवीजन, जो भी आपका टेस्ट होता है कोचिंग में, उस टेस्ट से हमें अपने आप को एज अ प्रिपेयर करना है कि मैं एक्चुअल टेस्ट में बैठा हूँ, एक्चुअल जेईई मेंस में बैठा हूँ। तो वो माइंडसेट धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो जितने ज़्यादा आप एग्जाम्स देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, आपका तो वो स्ट्रेस कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बिल्कुल, स्ट्रेस फियर फैक्टर कम हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे यही चाहता है। एग्जामिनर ऑब्वियसली आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा, कुछ क्वेश्चंस इजी डाल देगा, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल देगा बीच में, जिससे कि आप फंस जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सारे प्रैक्टिस जो है ये आपको अपने सेल्फ एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट जो कर रहे हैं या फिर जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, रिविजन टेस्ट, मॉक टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं, उसमें अपने आप को एक्सपेरिमेंट करना है कि आप कितना मिनट देंगे एक क्वेश्चन को, कितना टाइम एनालाइज करेंगे, कितना टाइम रीचेकिंग के लिए देंगे। ये सारी चीज़ों को अगर आपने मॉक टेस्ट के अंदर बिठा लिया अपने माइंड में तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में एक स्टोरी है, हमारे जो ग्रेट स्विमर थे, तो उनका जब एक्चुअल रेस था स्विमिंग के अंदर, तो उनका गॉगल्स टूट गया। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे वो ऑलरेडी 7 मेडल्स ले चुके थे उस ओलंपिक्स के अंदर, ये ओलंपियन की बात है, और उनको 8 का रिकॉर्ड बनाना था उस ईयर के अंदर। तो उसमें उनका जब 8th रेस था तो उसमें उनका गॉगल्स टूट गया। अब एक स्विमर के लिए गॉगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अदरवाइज उसके आँख में पानी चल जाएगा। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या बनाया कि उन्होंने आँख बंद कर लिया, क्योंकि उनका प्रैक्टिस इतना ज़्यादा था। वो जब भी प्रैक्टिस करते थे, उनके जो ट्रेनर थे उनको उन्होंने ट्रेन किया था कि आप आँख बंद करके स्विमिंग करेंगे पूरे कोर्स के लिए, मतलब पूरा जो उनका 2 लैप होता है उसको आँख बंद करके उन्होंने प्रैक्टिस किया था। तो वो आँख बंद करके भी उस स्टेडियम को, उस फील्ड को विजुअलाइज कर पाते थे जब वो रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सेम चीज़ अगर अगर एक स्टूडेंट अपने एग्जाम या रिवीजन मॉक टेस्ट में अप्लाई करे तो वो सेम चीज़ जब वो एग्जाम में होगा उसका फियर फैक्टर बिल्कुल खत्म हो गया होगा, क्योंकि उसने बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो सबको ही जानता है, बट उसको बस फॉलो करने की ज़रूरत है। तो उससे एग्जाम का कोई बैठने का जो 3 आवर्स का फियर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा।
एक बहुत ही ऐसा सवाल है जी बहुत ही इम्पोर्टेंट, जी जी जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम डेट आते हैं, जी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब 80% स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं। जी 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 तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होने का कारण क्या होता है, या क्या ये सही है, या फिर बच्चे झूठ बोलते हैं, क्या है? देखिए, ये जो है ये स्टूडेंट बेस्ड है। स्टूडेंट को कभी कभी ऐसा लगता है कि जब वो एग्ज़ाम में जाता है कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। देखिए, ये जो है ये माइंडसेट स्टूडेंट ने अपने आप में बिल्डअप किया है। ऐसा क्योंकि कभी, देखिए अभी डेट्स आ गया, जी बिल्कुल, अभी सामने डेट्स आ गए, बच्चों जी को लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि एक साल 11th उनका पूरा कोविड में गया। जी। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब उनको क्या करना चाहिए? तो ये जो माइंडसेट है ये एक्चुअली आपको हैम्पर करता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठे और आपको लग रहा है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उस चीज़ों में भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो क्वेश्चंस भी आपको लगेगा क्या मैं सही बना रहा हूँ, क्या मैं गलत बना रहा हूँ। तो ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। आपका माइंड आपको जानबूझ के बोलेगा कि नहीं आप गलत बना रहे हो, फिर से बनाओ। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल। तो उसके लिए जब आप अगेन जब आप जा रहे हो एग्ज़ाम के लिए, देखिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले या आधे दिन पहले तो कुछ नहीं होना है। आपने जो भी पढ़ा है उस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप खुद से एनालाइज करके पढ़ रहे हो, जब आप आपने खुद का सेल्फ एनालिसिस करते हुए पढ़ा है पूरे 2 साल, तो आपको पता है कि मुझे इतनी चीज़ें आती है। तो और उस चीज़ पे फिर आपको डाउट नहीं रखना है। इवन अगर आपको कम आता है, ऑब्वियसली कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट पूरा नहीं पढ़ सकता बिफोर एग्जाम, कभी भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आप नहीं पढ़ सकते पूरा। तो आपको जितना आता है आप अगर उसमें कॉन्फिडेंट है। क्योंकि मैंने देखा है इतने सालों के जेई के क्वेश्चंस में जी 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 कि जितने क्वेश्चन होते हैं तो सारे चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस ही आते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में मतलब आप थोड़ा बताइए कि कैसा रहता है, पैटर्न क्या रहता है? देखिए, तो हमारे पास टॉपिक्स, कुछ उनके सेलेक्टेड टॉपिक्स रहते होंगे, जो सिलेबस अभी आ गया, ऑलरेडी सिलेबस दे दिया उन्होंने, तो उस सिलेबस से क्वेश्चंस कैसे रहता है? तो ये क्वेश्चंस जो है स्कैटर्ड रहता है। बट अगेन 11th-12th का देखिए, अगर फिजिक्स के अंदर बात करें तो 36 और अबव टोटल चैप्टर्स है। प्रॉपर फिगर मुझे भी नहीं पता, 34-36 प्रॉपर फिगर मुझे भी नहीं पता, मतलब ऐसा रिमेंबर नहीं है, बट 34-36 मान लीजिए। तो पेपर बनना है 25 क्वेश्चंस का। तो बाकी 11 चैप्टर्स जो हैं वो उसमें से क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, या फिर शिफ्ट वाइज होता है। वो कभी कभी कुछ शिफ्ट में कुछ टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा डाल देते हैं, कुछ में कुछ टॉपिक के कम डालते हैं। बट एक पैटर्न होता है जेई का, जो एनटीए जो पेपर्स बनाती हैं उसमें कुछ चैप्टर्स को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, कुछ चैप्टर्स को ज़्यादा क्वेश्चंस डालते हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। तो इसका कैसे आपको नॉलेज होगा कि आपको PYQ सॉल्व करने हैं। आप जब पास्ट 5 ईयर्स जब से एनटीए ने उसको अपने अंडर लिया है, उनके जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी शिफ्ट्स हैं, अगर आप उनके PYQs को स्टडी कर रहे हो तो आपको पैटर्न अपने आप समझ में आएगा। PYQ तो 35 इयर्स पुराने जो क्वेश्चंस होते हैं वो है। अभी लेटेस्ट में RYQ चल रहा है, जी जी बिल्कुल, जो रिसेंट एनटीए ने जब से ये टेस्ट कंडक्ट करना स्टार्ट किया 2014 से। तो वो क्वेश्चंस अगर करते हैं स्टूडेंट्स तो उससे काफी हेल्प मेरे को मिल सकता है मेरे ख्याल से जी। और स्टूडेंट को होना चाहिए कि जो भी जेई एग्जाम अभी लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको होना चाहिए कि आप 2014 से और ज़्यादा हो सके तो 2019 से, जब 4 अटेम्प्ट हुआ और अभी 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि उसके 2 शिफ्ट हैं, तो 2 शिफ्ट अभी सपोज मान लीजिए इस साल का ही जो डेट आया तो 7 डेज में टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। तो 7 into 2 14, तो 14 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, 14 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जी बिल्कुल, 14 नहीं मैं 28 कहूँगा, क्योंकि हर एक दिन में 2 शिफ्ट हो रहे हैं। अगेन तो 2 शिफ्ट और फिर 2 सेशन, तो into 4, तो 28 क्वेश्चन सेट होंगे तो आपके पास। एक ईयर लास्ट ईयर का ही मिल गया। जी बिल्कुल, 28 क्वेश्चन सेट अगर आप करके जा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया लग चुका है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, जेई के स्टूडेंट को ये मैसेज है कि बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए। आप RYQ क्वेश्चंस जितने आपके 2014 से लेकर के अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। सिलेबस ऑलरेडी जेई का आ चुका है तो आप देखिए, और उससे रिलेटेड क्योंकि सारे चैप्टर से 10-10, 20-20 क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, लिमिट क्वेश्चंस है। ऑलरेडी बताया है जैसे सौम्या ने कि 25 क्वेश्चंस होते हैं या 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ही आपको सॉल्व करना होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत आपका
कॉन्फिडेंस वाला चैप्टर से, ऑलरेडी आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो उसमें से और ज्यादा क्वेश्चंस करके आप अपने को स्ट्रांग बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 1 या 2 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, मोस्ट ऑफ दी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसमें से 2-3 से क्वेश्चन आते हैं। तो उन चैप्टर्स को आपको चूज करना है, उन चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है, ज़्यादा फोकस करना है, डिपेंडिंग अपॉन RYQs जैसे आप कह रहे हैं। तो RYQs को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ट्राई करना है कि सॉल्व कर सकें। इवन अगर आप प्रीवियस ईयर का कर लें, क्योंकि PYQ करने के लिए वक्त नहीं है बिल्कुल, क्योंकि 30-35 डेज बचे हुए हैं जी जेई के एग्जाम के लिए। इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि RYQ करने से बेनिफिट ये मिल जाएगा, एक तो टाइम कम है, क्योंकि देखो क्या है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम पढ़े नहीं, तो जो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है या जो चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ा है, क्यों ना उससे हम क्वेश्चंस कर लें। अगर 70-75% आप बोल रहे हैं कि ला सकते हैं, तो भी आपके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, तो नो डाउट वो तो हो सकता है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है अभी डीमोटिवेट हो रहे हैं, बट उनको मोटिवेशन लेना चाहिए ऐसे सिचुएशन में कि चलो मेरे डेट्स आ गए और 30-35 डेज हमारे हाथ में है, जिससे हम अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी रिकवरी कर सकते हैं। अगर सिर्फ स्टूडेंट, अगर मैं प्लान करूं स्टूडेंट का एक डे जो जिसका अभी जेई मेंस आना है, तो मेरे हिसाब से उसे मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करना चाहिए अभी से PYQs करना, और कंप्लीट एग्जाम सेटिंग में करना चाहिए। 3 आवर्स उसको बैठना है एक डे के अंदर, उसे 3 आवर्स आइदर इन द मॉर्निंग, जिस शिफ्ट में जितना टाइम पे एग्जाम एक्चुअली होता है, जैसे समझिए 9 to 12 एग्जाम होता है और 3 to 6 होता है, तो अपने डे के शेड्यूल का 9 to 12 और 3 to 6 को फ्री करना है। उस टाइम पीरियड में उसे एक रूम में अपने आप को बंद कर लेना है, कंप्लीटली एग्जाम सेटअप के अंदर उसे बैठ के पूरा बिना सॉल्यूशन को देखे पूरे पेपर को सॉल्व करना है, अपने मार्क्स एनालाइज करना है। कोई हेल्प नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं, कोई अदर एक्टिविटीज नहीं चाहिए, कोई मोबाइल नहीं चाहिए, कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। एकदम आपके पीसी के अंदर आप या लैपटॉप के अंदर आप अपना क्वेश्चंस निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए और उसको जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए कि आप जितने उसमें डाउट्स आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाए, उसे सडनली टीचर्स से जाके मिलिए, उनसे वो क्वेश्चंस दैट डे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट डे अगेन आप एक और PYQ उठाइए, उसे बनाइए। तो 3 आवर्स हर रोज के अंदर आपको इस चीज़ को देना है। उसके अलावा भी आपको एक दिन के अंदर 10 to 9 आवर्स और भी मिलेंगे, जिसमें आप अपने जो पुराने कॉन्सेप्ट है उसे और मजबूत कीजिए। यही आपका प्लान होना चाहिए नेक्स्ट 30 डेज के लिए, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो और बेहतर बनेगा। आई से आपके अगर अभी 50% आ रहे होंगे जेई मेंस के अंदर, आई से 90% तक का आपका स्कोप है, चांसेस रहेगा कि आप ला सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो जेई मेंस और एडवांस के रिजल्ट्स जब आए आपके, क्योंकि जब रिजल्ट्स आता है तो आपको तो पता है क्या एक फीलिंग एक अलग ही एक आता है। तो जब जेई मेंस और एडवांस के जब रिजल्ट्स आए तभी आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा आपको? देखिए जेई मेंस का जब रिजल्ट आया तो 4 अटेम्प्ट्स थे अगेन हमारे लिए। तो जेई मेंस का जब रिजल्ट आया तो मैं बिल्कुल खुश हुआ। हर एक अटेम्प्ट में मेरा ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट होता था, तो मैं हर एक अटेम्प्ट का जब रिजल्ट देखता था मुझे बहुत हैप्पीनेस होता था। बट एट द सेम टाइम मैं ये देखता था कि आगे मेरे और अटेम्प्ट्स हैं। तो जेई मेंस को रिजल्ट को मैं ऐसा बहुत बड़ा हैप्पीनेस नहीं देखता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो मेन गोल है वो जेई एडवांस पे लाई करता है, IIT है। बिल्कुल IIT पे मुझे फोकस करना है। तो मैं जेई मेंस के हर एक रिजल्ट को अपना एक छोटा सक्सेस मानता था और उसे जस्ट एज अ सेलिब्रेट करने नहीं बैठता था कि मैं जेई मेंस में मेरा 98 आ गया, 99 परसेंटाइल आ गया। तो कोई सेलिब्रेशन एज सच मेरे लिए जेई मेंस नहीं था। बट अगेन उसे एज मैं सोचता था कि ये मैं अभी तक जितना कर पाया उतना अच्छा किया हूँ। नेक्स्ट अगेन जेई एडवांस का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर रखा था। नेक्स्ट व्हेन जेई एडवांस का रिजल्ट आया उस दिन मैं थोड़ा सा पैनिक था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मेरा रिजल्ट उतना बेहतर ना आए, या फिर मैंने उतना बेहतर, एज अ स्टूडेंट हमेशा हमें ये फील होता है कि मैंने उतना बेहतर नहीं किया है। बट अगेन जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी मेरे एक्सपेक्टेशंस जितने आए और काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट आया, तो उसके वजह से मैं काफ़ी खुश हुआ। एट द सेम टाइम ऐसे कि क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस पे मेरा उस टाइम पे चल रहा था अगेन, तो और जब मैंने उस दिन तो काफ़ी खुशी हुआ। बट द नेक्स्ट डे जब हम काउंसलिंग और वो सब के लिए हमने ट्राई किया, तो उसमें मैंने IIT का एक्चुअल जब फीस के बारे में देखा तो वो मोस्टली 2 लाख। आपको कौन सा IIT में जाना था? बिल्कुल, वो भी जब मैंने देखा और उनका जब फीस स्ट्रक्चर देखा तो थोड़ा सा मेरे को डिमोटिवेशन या फिर ऐसे। कहाँ का देखा था आपने? मोस्ट ऑफ द IIT जो टॉप 7 IIT जिसमें मुझे लग रहा था कि मुझे करना चाहिए। हाँ। जी बिल्कुल, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। मेरा ऑब्वियसली IIT मद्रास पे हमेशा से ज़्यादा प्रेफरेंस रहा है, क्योंकि उसका NIF रैंकिंग 1 है।
तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा डिप्रेस था, क्योंकि उतना हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं 2 लाख का जो फीस है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और उस पर रिसर्च किया, तो मैंने देखा कि जो आईआईटी है वो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उनको बहुत स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है अगेन। बट वो जो चीज़ है वो भी हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा था, तो आई से फिर उस टाइम पे बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। एक चीज़ है, जब आपका आईआईटी एनआईटी जब आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि आप अकेले हो। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, इवन जिनको आप नहीं भी जानते होंगे। इवन मैं ऐसे लोगों से मिला जिनको पता नहीं कहाँ से, जानता भी नहीं था कहाँ से उनको मेरा कांटेक्ट मिला। शायद आप ही लोग होंगे जिन्होंने उनको हमारा कांटेक्ट दिया, हमारे टीचर्स होंगे। तो उन्होंने हमसे खुद कॉल किया कि मुझे आपको हेल्प करना है। मेरे को कभी ऐसा बिलीफ नहीं था कि कोई खुद से फ़ोन करके आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और उनके बदौलत मैं आज 2nd ईयर में हूँ। कोई इशू नहीं है, इवन मुझे स्कॉलरशिप भी मिली हुई है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, इवन मोस्टली वही पे करते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट का आईआईटीज़ में या बड़े कॉलेजेस, बड़े मेडिकल कॉलेजेस, बड़े आईआईटीज़ में कहीं भी हो जाता है तो उसको कभी भी स्ट्रेस एज अ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से नहीं लेना है। वो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। और अगर आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े से होता है कभी कभी अप्रोच नहीं हो पाते, तो स्टडी लोन्स का तो ऑब्वियसली है, तो वो भी करके आप कर सकते हैं। तो आपको अपना मेन फोकस, मैंने कुछ स्टूडेंट्स से, अपने मेंटीज से बात किया जिनको अभी ऐसा लग रहा है कि भैया कैसे हो पाएगा, मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस उतने स्ट्रांग नहीं है। आप बोल रहे हो कि आईआईटीज़ के जो है 2 लाख 2.5 लाख का फीस होता है, तो उसका कैसे हम बियर कर पाएंगे। तो उसको मैं उनको वही बोलता हूँ कि कभी स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई आपको बिल्कुल, कोई तो होगा जो आपको सपोर्ट करेगा बिल्कुल। अच्छा सौम्या, एक बात बताओ कि ये आईआईटी कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो ये क्वेश्चन है मैं इसको बहुत स्ट्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि ये आपको ये डिफरेंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। इसके लिए काफ़ी वीडियोस देखते हैं बच्चे, काफ़ी ग्लैमर लगता है आईआईटी और ये सारी चीज़ें हैं, बट अगेन आई विल टेल यू द रियल ट्रूथ, क्यों आईआईटी इतना ज़्यादा आप स्टूडेंट्स में भागदौड़ है, इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को इतना कंपटीशन क्या है ऐसा आईआईटी के अंदर जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बच्चे ट्राई कर रहे हैं। तो मेन चीज़ है, देखिए कोई भी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट थिंग है जो लेवल ऑफ फैकल्टी, जो फैकल्टीज़ जितनी भी हमारे आईआईटीज़ के अंदर है वो बहुत वेल एजुकेटेड है। बहुत हर एक जो भी प्रोफेसर है वो एक साइंटिस्ट है अपने आप में, और वो अलग अलग फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको ये फील होगा कि आप कहाँ पे हैं, मतलब आप रियली आपको फील होगा कि आप उनके सामने कुछ भी नहीं है और आपको उनसे बहुत नॉलेज अभी गेन करना है। तो एक वो चीज़ है, एक वो फैक्टर है जो कि आईआईटी को स्पेशलाइज्ड करता है। सेकेंड थिंग है जो कि स्टूडेंट कम्युनिटी है आईआईटी के अंदर। हर एक स्टूडेंट जो आईआईटी गया है वो ऑब्वियसली जेईई एडवांस एग्जाम क्लियर किया, उसने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ट्रेंड किया है। हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई स्टेट का टॉपर होता है या कोई डिस्ट्रिक्ट, कुछ तो नेशनल टॉपर्स होते हैं। बिल्कुल। तो जब आप उस एनवायरनमेंट में होते हैं उन स्टूडेंट्स के बीच में, तो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे इनके साथ कंपटीशन है, तो मुझे इनके जैसा अपने आप को बिल्डअप करना। अगर आप उस स्टेज में नहीं है तो आपको बिल्डअप करने का मौका मिलता है आईआईटी के अंदर। सेकंड थिंग ये हो गया। थर्ड थिंग जो है मैं बोलूँगा, जो आईआईटी का जो स्टूडेंट रन वो है, जो क्लब्स है, वो सबसे ज़्यादा सेपरेट करती हैं आईआईटीज़ को और हमारे नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज को। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से बात किया है जो कि नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, उनका कहना है कि उनको जस्ट एज एन एजुकेशन मिल रहा है और कोई बाहरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत कम है उनके अंदर, क्योंकि कैंपस छोटा है और उनको कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। बट आईआईटी के अंदर आपको काफ़ी सारे क्लब्स मिलेंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट हो। आपने मान लो कोई जेईई प्रिपरेशन के वजह से आपने कोई इंटरेस्ट दबा लिया है अपना, या फिर कोई सप्रेस हो गया है, तो उस इंटरेस्ट को आप आईआईटी के अंदर जाके बिल्कुल आप फिर से जागृत कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप आगे चल के उस फील्ड में इंजीनियरिंग ना करके उस फील्ड में आप बिल्कुल। तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सीनियर्स भी हैं आईआईटीज़ के अंदर, जो कि काफ़ी सारे क्लब्स, और अगर मैं क्लब्स की बात करूं तो हम काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे, रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं अभी ऑटोनोमस कार पे काम कर रहा हूं, जो कि विदाउट ड्राइवर हम कार का डिज़ाइन कर रहे हैं,
और ये सब चीज़ें जो है ना, ये नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको नहीं, रिमोट से चलता है? नहीं, ये बिल्कुल आपको बस लोकेशन सेट करना है। एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड करें कि जस्ट लोकेशन सेट करे और जो है आपको मतलब वो कहीं पे भी छोड़ देगा, कहीं भी कोई छोड़ देगा, बैठेगा, मतलब पैसेंजर बिठाएगा और वो छोड़ देगा। जी जी जी। ये तो बहुत 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 ही अच्छी तो बात है। ऐसे ये तो जस्ट सिंगल प्रोजेक्ट है जिस पे बच्चे काम कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इवन हम रॉकेट्स भी खुद के डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि हम चाह रहे हैं कि इसरो को प्रोवाइड करे, DRDO को प्रोवाइड करे, ताकि वो भी मतलब उनके साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं और ये सब चीज़ स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कम्युनिटी है उसके अंदर और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। तो ये चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए IIT में क्यों जाना है करके। और बाकी जब आप देखते हैं तो IIT में काफ़ी ग्लैमर भी है, काफ़ी टेक फेस्ट है, आप काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ से मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हुई, बट मेन जो मेरा फोकस है वो है स्टूडेंट रन कम्युनिटी पे, जो कि इतना ज़्यादा आपको डेवलप करेंगे आपके इंटेलेक्चुअल को। अब जब एक IITian इंटरव्यू में बैठता है तो उसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज होता है कि कंपनी को ना चाहते हुए भी उसे करोड़ों का पैकेज देना पड़ता है। तो ये जो पैकेजेस का जो जिसको हम ज़्यादा अट्रैक्शन देखते हैं, बिल्कुल जो खेल है पैकेज का, वो यहीं से स्टार्ट होता है कि ये लोग इतना, हम जो IITians हैं वो इतना ज़्यादा हम अपने आप को बिजी रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स को हम एक छोटे पार्ट की तरह देखते हैं और मोस्टली हम अपने आप को बड़े व्यू के लिए तैयार करते हैं, बड़े लेवल के लिए तैयार करते हैं, ताकि हम किसी भी पर्सनैलिटी के सामने कभी भी मिलें तो उनसे झुके नहीं, उनके सामने हम अपना व्यू रख सकें। तो हम ऐसे बहुत से पर्सनैलिटी से भी मिलते हैं, जैसे अभी हम रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मिले थे, फिर पीयूष गोयल जी से हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, फिर एजुकेशन मिनिस्टर से भी वहाँ आए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज से मिलने, उनसे बात करने का मिलता है अपॉर्चुनिटी, जो कि आपका नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। तो ये जो सारा एनवायरनमेंट है, ये है IITs का जो मेन अट्रैक्शन, ये होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। और जब इस चीज़ को स्टूडेंट एज अ व्यू रखता है, अपने आप को देखता है कि नहीं मैं ये सब चीज़ें फील करूँगा, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा, तब उसके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आता है कि नहीं मेरे को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ये मोटिवेशन लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है किसी स्टूडेंट को IIT में जाने के लिए। बट ये 12th तक क्यों नहीं सोचते थे स्टूडेंट? 12th तक ही क्यों नहीं सोच लेते? 12th में ही क्यों नहीं सोच लेते? या 11th में ही क्यों नहीं सोचते हैं? ये बहुत लेट क्यों हो जाता है स्टूडेंट को सोचने के लिए? जी बिल्कुल, इसका देखो मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ड्रॉप लेते हुए देखा है। इतने सालों के एक्सपीरियंस में, मेरे काफी 18 ईयर्स हो गए मेरे को इस फील्ड में। तो मैंने ऐसा देखा है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट 10th 12th तक नहीं समझते, 11th तक नहीं समझते, 12th तक नहीं समझते। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो आपकी तरह सोच पाते हैं कि नहीं मेरे को IITian बनना है या मुझे ये IIT कॉलेज चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत बार आपको भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है कि भाई मेरे को ये टच करो कि IIT मुंबई चाहिए, IIT मद्रास चाहिए, IIT खड़गपुर चाहिए, IIT के 14-16 कॉलेजेस जो भी हैं वो मुझे चाहिए। तो उसमें से एक हाथ रखना है। बट ये क्यों नहीं सोच पाते स्टूडेंट्स? वन थिंग है कि जब हम कोई मतलब मेन थिंग है कि जब हम यूट्यूब्स पे जो भी हम वीडियोस देखते हैं IITs कैसा है, तो हम मोस्टली उसका ग्लैमर देखते हैं कि कितना बड़ा कैंपस है, कितना है। ये जो मेन ट्रूथ है, जो मेन रियलिटी है, वो कोई नहीं बता रहा IITs के अंदर। तो वो एक जो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, एक वो प्रॉब्लम है। देन स्टूडेंट अगेन सीरियसनेस थोड़ा सा स्टूडेंट्स के अंदर अभी कम होने लगा है कि ठीक है नहीं होगा तो कहीं और कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ प्राइवेट ले लेंगे, या ये थोड़ा सीरियसनेस का भी थोड़ा इशू है। बट मेन थिंग है, मुझे लगता है कि अगर जैसे आप मेंटरशिप कर रहे हैं, अगर आप भी मोटिवेशन इन चीज़ों पे रियल फैक्ट्स पे अगर आप बताएं, और ये फैक्ट कौन बता सकता है? कोई IITian जो उस स्टेज पे है। और मोस्टली IITians इन चीज़ों को नहीं करते हैं, मतलब वो भी उतना ज़्यादा वीडियोस में नहीं ला पाते हैं उन अपने जो एक्सपीरियंसेस को, जिसके वजह से जो रियल ट्रूथ है वो नहीं आ पाता है। स्टूडेंट्स को ये चीज़ जो एस्पेक्ट है IIT का वो नहीं दिख पाता, जिसके वजह से वो उतना ज़्यादा मोटिवेशन, क्योंकि जो ग्लैमर का मोटिवेशन है वो 2 दिन में कम हो जाएगा। जैसे कि आपने देख लिया कि 630 एकड़ का कैंपस है IIT मद्रास का, आपको एक दिन याद आएगा, दूसरे दिन आप सोचोगे भूल जाएंगे। तो वो ऐसा मोटिवेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं है। बट अगर आपको कि जाके क्या करना चाहिए, जैसे कि अभी तुरंत आपने बताया कि क्या होगा वहाँ पे, वहाँ के इन्वायरमेंट क्या होंगे, वहाँ कितने ज्यादा सिलेक्शन का ये है जी, तो वो सारा जो जब अगर स्टूडेंट माइंड में रखता है तो एक मोटिवेशन अपने आप स्टूडेंट में आ जाता है। तो उस चीज़ को स्टूडेंट्स अगर माइंड में रखेंगे, अगर उनको जानने को मिलता है, किसी IITian से बात करने को मिलता है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि वो करें, ताकि वो एक एज अ पॉइंट ऑफ मोटिवेशन होगा। या फिर किसी को, अगर किसी ने फेलियर भी किया है IIT के JEE के प्रिपरेशन, तो मैं तो कहूँगा कि उनसे भी आप एक बार बात कीजिए कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स किया है। तो मिस्टेक्स भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के लाइफ से के मिस्टेक्स से जो सीख जाए वही दुनिया का सबसे समझदार आदमी है। तो ये चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को एट प्रेजेंट मोटिवेशन लेनी चाहिए उन लोगों से भी।
तो इन चीज़ों से अगर मोटिवेशन लेता है स्टूडेंट तो सीरियसली वो कर जाएगा। जेई कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम उसके लिए नहीं रह जाएगा, जो अपने अंदर ही क्योंकि मोटिवेशन, अगर वो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए एक नॉर्मल एग्जाम की तरह ही है। जी जी। अभी क्या है, आपको सफलता में किन किन लोगों का योगदान रहा है जब आप सफल हुए? अभी जैसे आप आईआईटी मद्रास में हैं, जी तो लेकिन वो बहुत पुराना पड़ाव चल रहा होगा, जी जी। तो किन किन लोगों का योगदान रहा है? सबसे पहले मैं जो श्रेय देना चाहूँगा वो अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो स्ट्रगल है, जो मैंने उनके इवन इन द फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब जैसे देखे काफ़ी मैंने उनके फाइनेंशियल क्राइसिस, बट उन्होंने कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि हम आपको कुछ प्रोवाइड करने में कमी है। हाँ, कमी बिल्कुल। हाँ, तो उनका जो ये सेक्रीफाइस है, उन्होंने अपने लिए कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं खरीद के मुझे भी प्रोवाइड किए। तो ये जो सेक्रीफाइस है, तो ये उनके मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और ये चीज़ है जो मैं उनको इसलिए सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ कि उनके मेरे लाइफ में उनका है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक स्टेज पे, इवन जब मैं नवोदय छढ़ना चाहता था, बहुत बड़ा डिसीजन होता है हम जैसे फैमिलीज के लिए, जहाँ पे कि हमें फ्री मिल रहा होता है, वहाँ पे भी उन्होंने, मैं जस्ट 1 ईयर के बाद आ गया और फिर उन्होंने हर किसी ने अपोज किया कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए, आपको, मेरे पेरेंट्स को कहा कि बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा फ्री मिल रहा है, क्या इशू है इसमें। बट उस टाइम पे भी जब मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि नहीं मुझे यहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। तो ये सपोर्टिवनेस जो है मेरे पेरेंट्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से, अगर मैं कहूँ तो मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट नेचर की है, तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। और उन्होंने इवन जब मैं अभी आज भी अपने मदर से कहता हूँ कि आप जब मुझे पढ़ाती थी तो उस टाइम पे मेरा माइंडसेट कुछ और ही हुआ करता था, मैं और अपने आप को ब्रिलियंट महसूस करता था, क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा टिल 5th स्टैंडर्ड मेरे मदर ने मुझे सब कुछ, मैं कभी कोचिंग या ट्यूशन्स नहीं जाया करता था। तो और इवन मैं अपने फादर के स्ट्रगल को भी देखता हूँ जब भी, और मैं अपने फादर से बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो है काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, काफ़ी पंक्चुअल हैं। तो उनकी तरह मैं एज अ पर्सन मैं उनकी तरह बनने की हमेशा ट्राई करूँगा। और इवन लाइक उसके अलावा अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहूँ तो मैं टीचर्स को, अपने टीचर्स को, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टीचर जिन्होंने मुझे ABCD पढ़ाया, तो जिन्होंने मुझे जेई का प्रिपरेशन कराया, उन सभी टीचर्स को, इवन आपको सर, आपके मोटिवेशन को, जिसके वजह से मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता था। तो इन सभी चीज़ों, मतलब सारे टीचर्स को मैं चाहूँगा कि एक बार मेरे तरफ से उनको नमस्कार मैं करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हर स्टेज पे बहुत हेल्प किया मुझे। हर एक टीचर का मेरे लाइफ में काफ़ी योगदान है, इसलिए मैं कभी भी टीचर्स डे पे आपके टीचर्स भी आपको बहुत लाइक करते थे। जी बिल्कुल। तो हर एक टीचर, इवन इन एवरी स्कूल जब भी मैं आज भी जाता हूँ तो टीचर्स काफ़ी खुश होते हैं, तो टीचर्स को भी मैं काफ़ी श्रेय देना चाहूँगा। और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा देना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी काफ़ी योगदान है। वो हमेशा से चाहते थे कि मतलब वो हमेशा से बिलीव करते थे, जब मैं बिलीव नहीं करता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ करके, वो बिलीव करते थे कि नहीं तू अच्छा कर रहा है, अच्छा करेगा, बिल्कुल तू अच्छा कर रहा है, करेगा, तू बस कंटिन्यू रख। तो फ्रेंड्स का भी काफ़ी योगदान है और वो मुझे हमेशा से सपोर्टिव रहे। और फिर लास्ट में मैं भगवान को भी मैं काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में मानता हूँ। जी बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी में लास्ट में कह रहा हूँ, बट सबसे ज़्यादा मैं योगदान उन्हीं को देना चाहूँगा कि हमेशा से मैं उनसे मतलब जो भी है, मैं काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मुझे मिलता है। तो स्पिरिचुअलिटी से मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है कि लाइफ एक्चुअली में जीना कैसे है। मैंने उनको बोला भी है बहुत बार, उनसे लड़ाई भी की है, उनसे बातें भी की है। तो मतलब वो एज अ फ्रेंड है मेरे लिए, हमेशा फ्रेंड एंड गाइड रहेंगे। मैं भगवान को हमेशा से प्रे करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि आप जिस स्टेज पे भी मैं हूँ उनके वजह से हूँ, और इन सभी लोगों का मेरे लाइफ में बहुत योगदान है। तो आज क्योंकि सभी लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा। और बिल्कुल मैं उन सबको एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा। मैं भी थैंक्स कहना चाहूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दूसरे स्टूडेंट्स को कि जब हम फ्लॉप की तरफ चले जाते हैं, जब हम फ्लॉप हो जाते हैं, तो हम फ्लॉप ना करें, ऐसा कुछ आप मैसेज दीजिए। तो मेरे तरफ से हर एक स्टूडेंट के लिए यही मैसेज है कि मेन थिंग है कि आप, हर एक स्टूडेंट अपने आप में एक जेम है, एक हीरा है। हर एक स्टूडेंट में अपने आप में कुछ टैलेंट है, बस उसको उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं,
और अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक, मैं चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहें। अगर इवन उसको वो चीज़ आ रही है तो भी हो सकता है वो चीज़ भूल जाए वो। तो प्रैक्टिस अगर आप नहीं रखेंगे तो कितनी भी इंपॉर्टेंट, कितनी भी सीखी हुई चीज़, बड़ी चीज़ आप भूल जाएंगे। तो मैं प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स को ये मैसेज दूंगा कि आप प्रैक्टिस को बरकरार रखिए, कभी भी प्रैक्टिस नहीं छोड़िए। कुछ भी आप करिए उस पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस अपना बना के रखिए। थैंक यू सौम्या जी। जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से सौम्या ने अपनी सारी बातें कही, अपनी मन की सारी बातें कही, सालों से इसके मन में इकट्ठा थी बहुत सारी बातें, और नो डाउट आज ये सक्सेस है। और आप भी इस तरीके से सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। आप खुद में एक हीरा हैं, लेकिन उसकी पहचान आपको नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि एक स्टूडेंट अगर खुद के बारे में जान ले तो वो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता है। तो मेरा एक मैसेज यही रहेगा कि आप अपने खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। और जैसा कि हमने आपको बताया है, एवरी डे सेल्फ एनालिसिस करना मत भूलिए, क्योंकि खुद के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आप जरूर सफल होंगे। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सौम्या। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।